आसान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर गैस का बड़ा बहरान है। उमर अयूब साहब बार बार सिंध हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि राइट ऑफ वे नहीं दिया जा रहा। मोहतरम जनाब इम्तियाज शेख साहब कहते हैं कि ये बार बार हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इनको पहले ही पता था कि शॉर्टेज होगी सर्दियों के अंदर, तो इन्होंने कोई प्लान क्यों नहीं किया। सिंध हुकूमत को कहा जाता है कि सिंध के लोग महंगी एलएनजी खरीदें। किस तरह वो खरीदें? क्योंकि सिंध 70% तकरीबन 65% गैस खुद पैदा करते हैं, और जहां गैस पैदा की जाए सबसे पहले तो उनको गैस दिया जाए। और उसी के साथ जो हुकूमत गिराने के लिए निकले थे कि ये सिलेक्टेड हैं, जाली हैं, अब वो हुकूमत के साथ मिल गए। हम हमेशा तनकीद करते थे इस हुकूमत को, और अपोजिशन को भी तनकीद करते थे कि ये अवाम के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन इन्होंने कुछ बिल पास किए हैं जिसमें ज़ैनब अलर्ट बिल भी है अवाम के लिए, और अवामी हुकूक के लिए कुछ बिल जरूर काबिल तारीफ है। इत्तफाक राय के साथ वो बिल पास हुए हैं, जिनको मैं इनको जरूर अपोजिशन को और हुकूमत को मुबारकबाद दूंगा। और एक मौकिफ था कि इन हाउस तब्दीली के, आज भी यही मौकिफ राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन हाउस तब्दीली 5 MNAs के ऊपर ये हुकूमत है, इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए। एक इशारा दिया गया है इन हाउस तब्दीली इलेक्शन के लिए। और दूसरी बात, एतजाज एहसन साहब ने कहा है कि अपने MNAs बेच के नवाज शरीफ ने NRO किया है। इमरान साहब कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन NRO तो हो गया। मुझे दुख हुआ है, आर्मी एक्ट से नहीं होना चाहिए था। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावा दिया मोहतरम जनाब बिलाल अहमद साहब, PTI के MP हैं, वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह PP रहनुमा है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। सर ये गैस का बहरान, आप सिंध हुकूमत पे इल्जाम, सिंध हुकूमत आपको जिम्मेदार समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इम्तियाज, आपने मौका दिया। ये जो गैस का जो इशू है, ये ज़ाहिर है बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि इस ठंड में और एक्सट्रीम वेदर है, क्योंकि सर्दी की जो फोरकास्ट से ज़्यादा सर्दी पड़ी, तो उसमें ज़ाहिर है आपकी गैस की डिमांड भी बढ़ जाती है। और ये मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जहाँ पे गैस दूसरे नेचुरल रिसोर्स जिस सूबे में से निकलते हैं उस सूबे की पहली प्रायोरिटी होती है। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि देखें, आप पहले इसको कंपेयर करें पिछले साल से कि हमने सिस्टम में कितनी गैस डाली है। तकरीबन 12 से 14% जो है वो पिछले साल से सिस्टम में गैस आई है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। तो सप्लाई में कुछ 2-3 इश्यूज हैं। एक तो राइट ऑफ वे का इशू है, और दूसरा ये है कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही थी। तीसरा आपका थेफ्ट और सर्कुलर डेट। मैं उस डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन ये हम जितने भी PTI के MPs हैं वो वफाकी हुकूमत से और एनर्जी के मिनिस्टर से हम कंटिन्यूस राब्ते में, मैं खुद राब्ते में हूँ। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं लोगों को ये आज बताना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों में आपका कराची में जो गैस का जो इशू है उसकी शिद्दत में कमी आएगी। मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कमिटमेंट की थी उमर अयूब साहब ने कि जनवरी के अंदर ये शिद्दत खत्म हो जाएगी। जनवरी के ये जो पहले सरवर साहब जब मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था कि अगले साल ये नहीं होगी, लेकिन हुई। ये जनवरी के 3rd वीक तक की ये प्लान है, क्योंकि है ना कुछ डिलेज हुई, कुछ टेक्निकल्स हुए, राइट ऑफ वेज का इशू है। मैं अब उस डिबेट में नहीं जाता। सर डिबेट में तो जाएं आप जरूर, सिंध के लोगों को बताएं हकीकत। आप जिम्मेदार हैं, आपकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हकीकत ये है कि जो 100 MMCF का जो गैस है वो शॉर्टफॉल है, वो आपको सिंध को मिलनी चाहिए, क्योंकि बलोचिस्तान। लेकिन आपने एहतजाज किया? नहीं, क्यों एहतजाज किया? हम जो है हर बात एहतजाज की नहीं होती है, बात ये होती है कि कहीं कहीं नेशनल इश्यूज भी आते हैं।
बलूचिस्तान में क्योंकि सिवियर वेदर है, वहाँ पे जो है ना गैस की डिमांड बढ़ गई है, तो वहाँ पे भी गैस जो बिल्कुल उनका भी हक है तो उनको भी गैस गई है। तो अच्छा एक और बात है, एक आध फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो एनुअल जो है वो मेंटेनेंस में गया है, तो उसका जो भी गैस का जो वहाँ से भी जो खपत है वो कम हुई है, तो वो भी हमने रिक्वेस्ट किया कि वो डोमेस्टिक सेक्टर को जो सबसे पहले जो इसका हक है उसको वो गैस ना सप्लाई हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, और जो गैस का इश्यू है, और मैं आपको और भी बताता हूँ कि जो हमारी वफाकी हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल से ये गैस की जो बहरान है ये नहीं होगा। ठीक है सर, आपकी तरफ आऊंगा। कह रहे हैं कि अगले साल नहीं होगा, पिछले साल भी यही कहा था कि अगले साल ये नहीं होगा, और सिंध को कहागा कि आप एलएनजी खरीदें, महंगी एलएनजी खरीदें, फिर कहा कि सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आज कह रहे हैं कि अगले साल ये सूरत हाल नहीं होगी। देखें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप जो भी मौक़िफ़ फेडरल हुकूमत के आप सुन रहे हैं वो सिर्फ एक तवज्जो हटाओ मूवमेंट पे बने हुए हैं। जितने भी बने, पहले फेडरल गवर्नमेंट यही कह रही थी कि भाई सिंध गवर्नमेंट हमसे ख़रीद नहीं रही। एक्ट 158 के तहत ये तय है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे आपके, जो आपकी गैस होगा, वो उस सूबे को सबसे पहले मिलेगा, उस सूबे का हक है। जो हमारे सूबे का हक है वो तो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा एक ड्यू हक है। लेकिन उसमें आपने देखा कि मीडिया पे आके वजीर, फेडरल मिनिस्टर्स, हमारे लोकल जो हमारे यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस भाई हैं, हमारे मेंबर्स हैं, वो उन सतह पे आके वो ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसकी जिम्मेदार है क्योंकि वो नहीं खरीद रही। तो ये जो एक कानून बनाया गया है, जो एक्ट बनाया गया है, आइन में आर्टिकल बना हुआ है 158 के तहत कि ये नेचुरल रिसोर्सेज आपका, उसके बाद हमारा 141 जो परसेंटेज है, जो हमारा 141% वो कह रहे हैं कि जो गैस प्राइस हैं वो हम पे लागू किए जा रहे हैं कि 100 आप इतना डबल पे आप पे करें। लोगों के घरों का देखें, रेट्स बढ़ गए बहुत, एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जो है ना रेट्स बढ़ गए बहुत ज्यादा। आप आम लोगों का, आम हमारी पब्लिक का बहुत बुरा हाल है। जो बेचारे सनतकार हैं वो परेशान है, जो गैस पे अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि जो भी वादा किया जाए और जो सिंध का हक है उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन आप अपने जरूर, हर पार्टी में प्रोविंशियल पॉलिटिक्स अलग होती है, फेडरल पॉलिटिक्स अलग होती है, लेकिन एटलीस्ट हम उनको ये जरूर कहें जो हमारा हक है सिंध का वो जरूर मिलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि इसके ऊपर सियासत हो रही है? जिस तरह इन्होंने कहा कि राइट ऑफ वे नहीं दिया जा रहा, जिस तरह मैंने बात की, मैंने इंफॉर्मेशन ली, मैंने मिनिस्टर्स को कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमसे मांगा, बदीन के अंदर लाइन दो थी, एक आशा आमना गैस लाइन, हमने राइट ऑफ वे दिया, दूसरी इन्होंने बात ही नहीं की। जब हमने फेडरल मिनिस्टर से बात की, वो उनसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं। हमने वन विंडो ऑपरेशन के लिए खोला हुआ है कि भाई आए बात करें, बात करने के लिए तैयार ही नहीं, कोई मौक़िफ़ ही नहीं। ओगरा में आपका बंदा नहीं है, फेडरल मिनिस्ट्री में आपका बंदा नहीं है, सब मिनिस्ट्री इनके पास, फेडरल गवर्नमेंट इनके पास, सब कुछ सर आपके पास है सर जी। फिर ब्लेम शिफ्ट क्यों? जिम्मेदार सिंध हुकूमत क्यों? अवाम तड़प रही है, सनतकार परेशान है, अवाम परेशान है, अवाम जाए तो जाए कहां? एमपीए साहब, ये कैसी तब्दीली है? ये तो तबाही है। साहब आप बड़े जज्बाती हो। जज्बाती तो मैं जरूर हूंगा, अवाम के लिए नहीं हूंगा तो आप कंटेनर पे जज्बाती होते, मैं शो के ऊपर जज्बाती नहीं हूं। आपने तो फैसला भी सुना दिया सर। मैं तो अपने भाई के साथ एक बात पे मैं इत्तेफाक करता हूं, और मैंने शुरू में कहा, उन्होंने सही बात की है, तभी तो आप इत्तेफाक कर रहे हैं कि जिस सूबे का हक है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, और ये हमारा स्टेटेड प्रिंसिपल हमने असेंबली में बात की है। हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फिरदौस साहब ने ये असेंबली में बात की है, और हमने ये तमाम एमपीएस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस ने सिंध का मुकदमा लड़ा है। और ये बात सिंध, पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान की नहीं है, एक अपने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जो फेडरेशन की जमात है, तो हमने तो सब सूबों को साथ लेके चलना है। जहाँ तक आपने गैस की बात की कि गैस को महंगा कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो निचले तबके के जो यूजर्स हैं उनके लिए तो कोई गैस के प्राइसेस नहीं बढ़े। दूसरे, आपकी जो गैस की प्राइसिंग है वो आपके एनॉलमीज हैं, वो आपको उसमें रिविजिट होना चाहिए। और देखिए, एक बहुत बड़ा जो हमने जो हमारी जो गैस के समझने की बात है,
कि जो हमारे जो गैस के रिसोर्सेज है हमने ज़ाया किए। क्यों ज़ाया किए? एक हमने सीएनजी सेक्टर को ज़ाया किया, फिर उसके बाद अभी आप देखें कि जब हमें डोमेस्टिक में हमने गैस सस्ती की हुई थी तो गर्मियों में भी लोग अपने घरों में गीजर ऑन रखते थे। जब उनको थोड़ा सा गैस का बिल का प्रेशर आया तो उन्होंने है ना वो गर्मियों में गीजर बंद कर दिए। तो ये चीजें होती हैं, मैनेज करने की चीजें होती हैं। मैं फिर आपके ये प्रोग्राम से कहना चाह रहा हूँ, आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाह रहा हूँ कि और हम ये मेक श्योर करते हैं कि हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, वो सिंध के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देगी। एक वादा आपने पूरा किया है समाम पे। अब तो कहते हैं कि सुकून भी कब्र में मिलेगा। जब आपके अमाल अच्छे होंगे तभी तो सुकून कब्र में मिलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो खान साहब तो अभी ये स्पीचेस में कहते हैं अगर ये सुकून भी कब्र में मिलेगा। नहीं, खान साहब की ये जो स्पीच थी वो मीडिया ने थोड़ी सी, फिर अब मीडिया जिम्मेदार। पहले यही मीडिया अच्छा होता था, यही मीडिया बेहतर होता था, यही मीडिया आपको अच्छा लगता था, आज यही मीडिया आपको बुरा लगता है। जैसा आप पूरी बात सुन लें। हाँ। ठीक है, मैंने कोई मीडिया को बात नहीं की, मैंने जिम्मेदार तो ठहरा रहे मैं हैं। ये कह रहा हूं पूरी वो स्पीच सुने। हाँ। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिंदगी में ऊंच नीच आती है, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। आपके दौर में तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, तकलीफ ही तकलीफ है। कभी एक दिन भी सुख का नहीं गुजरा। आज तो लोग जरदारी साहब को याद कर रहे हैं, नून लीग को याद कर रहे हैं। इम्तियाज साहब, मैं आपको ये कहता कि जब ये मैस क्रिएट किया जा रहा था 3 साल के बाद, ये जो पिछले हुक्मरानों ने जब ये मैस क्रिएट किया जा रहा था, ये जो इकोनॉमिक जो टर्मोइल है, ये जो हालात होते हैं ना, ये जलजले की तरह नहीं होता कि ओवरनाइट है ना सब चीजें खराब हो जाए। 15 महीने हो गए सर, 15 महीने में हमने बेहतरी में किया। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि 15 महीने में आप क्या बेहतरी कर रहे हैं। आके डिबेट कर लें, किसी को भी मेरे सामने बिठा फिर बिठा सर, आपकी तरफ आऊंगा, आपकी तरफ बात करने दें। इल्जाम लगाया आपने। तो ये मैं ना आप ये उम्मीद करता हूं और आप बात हो रही थी कि जब ये एक्चुअली ये इकोनॉमिक मैच, ये क्योस क्रिएट किया जा रहा था, तब आप लोग बोलते। और अब आप है ना जो पिछले 10 साल का मैच है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप डाल रहे हैं। और जब 15 महीने के बाद पूरी इंडिकेटर्स फेवरेबल हो रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट किए जाने कि आप लोग उसमें ना तंकीद कर रहे हैं। तंकीद करें, क्रिटिसिज्म करें, लेकिन जो चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको भी कोट करें। ठीक है सर, कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं। आज जो सूरत हाल है इसमें इसका आप जिम्मेदार हैं। सर, हमारे दौर में जो फिर सूरत हाल थी उसका जिम्मेदार मुशर्रफ साहब था फिर उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ था। ऐसे तो नहीं है ना सर। हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, हम खुद क्या काम कर रहे हैं, हमारी खुद, जब आपका विजन ही ना हो, आपकी कहाँ टीम है, आपकी जो वो टीम थी तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान साहब के साथ चली थी, वो कहाँ है आज? आप जिन के लिए इमरान खान साहब कहते थे MQM को मैं तबाह कर दूंगा, मैं MQM के वजीरों के साथ यूं कर दूंगा, ये सारे जो उन पे इल्जामात लगाए जाते थे, ये कातिल हैं, ये फलां हैं, आज वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं। आज ये फलां जो लोग हैं इनके साथ मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं कभी किसी से कुछ या तो ये आप माने कि we were not experienced, we were not mature in politics, what we were talking was immature। कि या तो आपको ये एक बड़ा दिल करके और मानना चाहिए कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, हमने जो भी अवाम के साथ वादे किए थे हमें फैक्ट्स पता नहीं थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किस तरह चलाई जाती है। आप हर बात पे देखें सर, आपके ये दूसरे प्रोविंसेस की बात होती है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है, आप ये नोट करिएगा, कि जिन्होंने इनको पूरे इनके जो गोल्डन टाइम होता है 150 दिन 100 डेज, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज द ओनली पार्टी जिसने क्रिटिसिज्म नहीं किया। दूसरी पार्टीज कर उठते ही कि भाई असेंबली तोड़ दो, असेंबली खत्म कर दो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौकूफ था कि नहीं, इनके दिन पूरे इनका मौकूफ आना चाहिए, इनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज आनी चाहिए, क्या है। लेकिन अब आप 1.5 साल हो गया है सर, अब आपके सामने क्या बेहतरी हुई है? जो चीज बेहतर थी वो पीछे जा रही है। और अगर आप मीडिया, हम लोग असेंबलीज में, शहरों में, चौकों पे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कह रहे सर ये तो पुराना मलबा था, एक दिन में तो सही नहीं हो सकता। वाकई एक दिन में अगर आप कुछ चीज साफ नहीं कर सकते, लेकिन 1.5 साल तो एक टाइम अभी आप तो साथ हैं ना, पॉलिसीज है।
अभी तो साथ हैं इस हुकूमत के ना, कैसे आप गिराना नहीं चाहते ना इस हुकूमत को। अभी तो ये अहल हुकूमत है ना, अभी तो ये जाली हुकूमत नहीं है ना। क्यों नहीं है? अभी सिलेक्टेड तो नहीं है ना, सिलेक्टेड है, अभी भी है, अभी भी है। अब तो इसके साथ हैं जरा आप। हमने क्या साथ दिया? अभी साथ नहीं है क्या? अभी इसको घर भेजना चाहते हैं, इन हाउस तब्दीली चाहते हैं सर, हम इलेक्शन चाहते हैं। हम जमहूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा जमहूरियत पे भरोसा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत ही चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को सपोर्ट किया है। डेमोक्रेटिक वे से हम चाहते हैं कि इन हाउस चेंज हो। हम डेमोक्रेटिक वे से, हम बिल्कुल भी अनडेमोक्रेटिक वे नहीं चाहेंगे। 5 साल पूरे करें। हम डेमोक्रेटिक वे से अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो हम चेंज करेंगे। सर जी क्या जवाब देंगे? जमहूरी तरीका, कोई भी आईनी तरीका असेंबली के अंदर हम अपनाएंगे। जब कोई भी गैर जमहूरी तरीका, नून लीग की सर गवर्नमेंट थी तब भी हमने डेमोक्रेटिक वे से उनका सपोर्ट किया। हमने जमहूरियत की सपोर्ट की। हमने नून लीग की सपोर्ट उस दौर में नहीं की थी जब पीटीआई ने धरना कंटेनर दिया हुआ था। ठीक है, माहौल अच्छा है बड़ा सियासी, खान साहब भी वो तनकीद नहीं कर। मेरे भाई को मैं एक बात बता दूं कि ये पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ अरसे पहले इन्होंने सेनेट के चेयरमैन को भी चेंज करके देखा था जब नहीं हुए थे। जब नहीं हुए थे तो ये बात ना करें। और ये मैच्योरिटी की बात करते हैं सर, मैच्योरिटी की बात करते हैं। बिलावल जरदारी साहब चौक पे कहते हैं MQM वफाक छोड़ो और हमसे मिनिस्ट्रियां ले लो, हुकूमत को गिराओ, हुकूमत को गिराओ। ये क्या वही है ना, कुछ लोग की है ना सियासत, किस भोंडे तरीके से उन्होंने। और आपने क्या कहा था? अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है। फिर तो शमीम साहब ने क्या कहा था? गवर्नर राज लगा सकते हैं। मैं उसमें भी आता हूं, वो भी जवाब देना। क्या ये जमहूरी तरीका था? उस पे भी आता हूं, वो भी जवाब दे। अच्छा, उस पे भी आता हूं। बाकी ये परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो सबको पता है कि 12 साल की पीपल्स पार्टी सर पिछले छोड़ दे आप, इसमें अभी बताता हूं ना। मैं अपने भाई को कहता हूं कि वो उठा लें ऑडिटर्स रिपोर्ट 2017, 2018, 2019। 250 स्कूलें जो है वो टंडो अलायार में बंद है। 92% लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 60 लाख जो है बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इनके एजुकेशन मिनिस्टर, जिनको बाद में मिनिस्ट्री से निकाल दी, वो कहते हैं मुझे सियासी भर्तियां नहीं चाहिए, मुझे उस्ताद चाहिए। ठीक है, तो ये इनके आप लोकल बॉडीज के देख लें कि जो कराची के हालात हैं, कराची को इन्होंने मोइंजोदड़ो बना दिया। सारे अख्तियारात इनके पास हैं। कराची से कचरा है ना, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा नहीं उठा सकता। अभी मैं अपने हल्के से होकर आ रहा हूँ, वहां पे कचरों का ढेर पड़ा हुआ है और हर जगह है ना वो इदारों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती है, कोई ओन नहीं करती। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कराची में वफाकी हुकूमत अपने जो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उस पर मायूस है। सर उसमें भी आता हूं। कोई एक मसला हल नहीं किया, वो कह रहे हैं। एक सवाल करें ना, मेयर कह रहे हैं। और अगले महीने से कराची में आपको डेवलपमेंट वर्क सुनेंगे। MQM जो है हमारे ये कान पक गए हर महीना, सर हर साल। आपको पता है जो मैं बात करता हूं आप मेरे साथ सर आप नहीं कर रहे, MQM कह रहे हैं। आप मेरे ऊपर नाराज क्यों होते हैं? मीडिया पे क्यों नाराज भाई? आप MQM को कहें। आप अगले महीने मेरे साथ आप कराची के एरिया में विजिट कीजिएगा, रोड पे आप अपने शोज कीजिएगा और हम आपको बताएंगे कि कहां का डेवलपमेंट पूरे कराची में। हाँ, चलेंगे आप, चलेंगे ठीक है ना? मैं आपको लेके चलूंगा, ठीक है, चलेंगे, जरूर चलेंगे। हाँ, ठीक है। दूसरी बात आप जो कह रहे थे कि MQM की बात, देखें MQM ब्रेक के बाद आऊं, ठीक है ना? और फैक्ट्स और फिगर भी दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? कितना कर्जा आपने लिया है, ठीक है? कितनी चीजें बढ़ी हैं, ठीक है? आधा शुमार भी दूंगा मैं आपको। महंगाई कितनी बढ़ी है ये भी दूंगा आपको। जो मैं बोलूंगा भागेंगे भी नहीं आप, ठीक है? ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे पास 2 चीजें हैं आपके सामने। एक तो इदारा शुमारियात के, मैं कोई गलत बात आपको पता, मुझे आप चैलेंज कर सकते हैं कहीं भी जाके। एक चीज सबसे पहले, गैस आपके दौर में जो तकरीबन 115% या 114% गैस आपकी बढ़ी, ठीक है? प्याज तकरीबन 180% आपके दौर में बढ़ी। मुर्गी तकरीबन 79% आपकी बढ़ी। दाल आपकी तकरीबन 75% बढ़ी। आपकी जब हुकूमत नहीं थी, एक बंदा कर्जदार था जब हुकूमत नहीं बनी थी 1,44,000। अब तकरीबन एक बंदा 1,87,000 का कर्जदार। आपकी हुकूमत नहीं थी, खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर नवाज शरीफ को कहते थे 30,000 अरब रुपए कर्जा लिया है। अब तकरीबन 41,000 अरब रुपए का एक पूरे मुल्क के अंदर कर्जा है। जब आप आए थे उस टाइम ग्रोथ जो थी मुल्क की वो 5.5 थी, अब 3.3 है। अब महंगाई जो है, जब आप आए थे उस टाइम 7.9 थी, अब तकरीबन 12 से 13% महंगाई है।
ये है आपकी कारकर्दगी। जवाब दें अब। बड़े जबरदस्त तैयारी कर रहा है। जवाब दें। हुकूमत करना आसान है। मैं आपको जवाब देता हूं, मुझे 2 मिनट 2 मिनट आप दें। सबसे पहले 3 मिनट आपको देता हूं। सबसे पहले का आपने इन्फ्लेशन का, मैंने वो तो पहले भी मानते है हैं ना, आप। मैं पहले भी, ये इन्फ्लेशन बढ़ी है। अब क्यों बढ़ी है इन्फ्लेशन, आवाम सुन ले। हम जब आए थे तो करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन का था। हमें मिला, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, इसकी वजह क्या थी कि आपका जो डॉलर है उसको आर्टिफिशियली उसको मैनेज किया गया। जो डॉलर और रुपए की जो कदर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हम आए, हमने ना मार्केट फोर्सेस के हिसाब से जो फ्री एक्सचेंज रेट पॉलिसी है वो हमने अपनाई, जिसकी वजह से रुपए की कीमत गिरी डॉलर के हिसाब से, क्योंकि आपका रुपए जो था ओवर वैल्यू था। अच्छा, जब आपका डॉलर बढ़ा तो आपने जो अभी कर्जे के जो फिगर्स दिए वो इन टर्म्स ऑफ रुपीस बताए, क्योंकि जो आपने जो बाहर के आपने जो फॉरेन कर्जे लिए थे वो फॉरेन कर्जा हमने तो नहीं लिया था ना। $95 बिलियन तक का जो कर्जा था वो हमने तो नहीं लिया। तो जब आपने लिया अपने दौर में तो लिया ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब हम आए तो जो $95 बिलियन का था उसमें से हमारा तो कोई भी हिस्सा नहीं था ना। तो वो जब 125 का $155 हो गया तो आप उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कर्जा इन रुपीस टर्म बढ़ जाएगा। तो ये तो इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इसमें कोई कसूर नहीं है कि ये जो रुपी टर्म्स में कर्जा बढ़ा। आप ये सवाल उन लोगों से पूछें जिन्होंने पिछले 30 साल में 30,000 अरब रुपए। डेली कितना कर्जा आप ले रहे हैं? अच्छा, दूसरा, हमने पिछले साल जो नेट है 10,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया है। कर्जा लेकर वापस किया। अच्छा, अब आप सुने मेरी बात। ठीक है। हमने कर्जा क्यों लिया? कि जो पिछले लोगों ने जो कर्जा लिया था उस पे सूद देने के लिए और जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए हमने कर्जा लिया, क्योंकि हमारे पास जो इकोनॉमी आई थी, मैं आम लोगों की समझ में बताना चलता हूं कि वो आईसीयू की सूरत में थी, बिल्कुल आईसीयू की हालत में थी, और हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। 2 महीने का इंपोर्ट बिल रह गया था। अगर हम मुश्किल फैसले ना करते तो आपका मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक टीम का आप क्रेडिट दें कि हमें जो बाहर से जो हमारे जो दोस्ताना मुल्क हैं उन्होंने हमें माली इमदाद की। अगर वो माली इमदाद ना होती तो हम डिफॉल्ट हो जाते। आप ही लोग है ना कहते थे कि डॉलर 200 का हो जाएगा, आज जितने का हो जाएगा 165, आज कितने 155, 10 रुपए गिरा। एक मीडिया का मुझे बता दें, हमने कहा मेरी एक बात बताए ना, मैं आपको एक और आखिरी बात बता दूं। जब 32,000 स्टॉक एक्सचेंज हो गई, 30,000 हो गई, तो हेडलाइंस होती थी कि स्टॉक मार्केट तबाह हो गई। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी उससे इंडेक्स 2 से 3,000 इंडेक्स ऊपर है। 43,000 4 साल के। गरीब को क्या मिला? मैं उसमें भी गरीब की बात उसमें भी आता हूं। वो आप आपकी है ना हेडलाइंस क्यों नहीं बनती? तो जहां आप बुरी बातें बताते हैं, जहां नेगेटिव बात बताते हैं, वहां पॉजिटिव लोग। ठीक है, मुल्क बचाया है सर शाह साहब, इन्होंने मुल्क बचाया है, मैशियत बचाई है, क्या कहेंगे शाह साहब? सर, इन्होंने कहा है कि जो पिछले 30 सालों से जिन लोगों ने कर्जा लिया उन ये सब जिम्मेदार उसके हैं। तो उसमें तो सर शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, परवेज खटक भी हैं, फवाद चौधरी भी हैं, फिरदौस आशिक ऐवान भी हैं, एजाज शाह साहब भी हैं। तो ये जितने लोग पिछले 30 सालों से आ रहे हैं वो तो सब इनके साथ बैठे हुए। तो ये नहीं है सर, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपका अपना होमवर्क क्या है, आम बंदा आपसे क्या रिलीफ ले रहा है, गवर्नमेंट से क्या रिलीफ मिल रहा है उसको, वो क्या वो खुश है, वो हैप्पी है कि कोई गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोच रही है, कोई हमारे लिए फेडरल गवर्नमेंट कोई नया पैकेज दे रही है, कुछ हमें रिलीफ मिल रहा है। ऐसी कोई रेलवे का क्या हाल बना दिया है? बस ये तो उन्हीं डब्बों के नाम हटा के दूसरे डब्बों पे रख दें। बिजली का क्या हाल है, इलेक्ट्रिसिटी का आप हाल देखिए क्या हाल बन चुका है। इंटीरियर सिंध में, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में देखें क्या बिजली की सूरत हाल बनी है। मेरे भाई ने कहा कि एजुकेशन का बड़ा मसला है, हेल्थ का बड़ा मसला है। सर, जहाँ पे मसला है और उस मसले को हल करने की सबसे ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट ने कोशिश की है और हल भी किया है। आप NICVD देख ले कि कितने NICVDs इंटीरियर सिंध में, कराची में बने हैं, जो लोकल लोग उससे मुफीद हो रहे हैं। इंटीरियर पंजाब हो रहा है, पूरा बलूचिस्तान, कोयटा से लोग आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सक्कर की, जितना बड़ा हमारा NICVD, बाकी तो हर जगह पे आपने देख रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी आप देखें, प्राइमरी के लेवल तक काम किया जा रहा है। IBA जो इदारे बने हुए हैं उनको मजीद सपोर्ट किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि और मजीद काम हो।
क्या पंजाब एनआईसीवीटी कितने सेंटर्स बने हुए हैं, केपी में कितने बने हुए हैं? जो ये पंजाब पे, आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नून लीग, जो ये बस पे बीआरटी पे बड़ा शोर मचाते थे, आज केपी का बीआरटी का क्या हाल है सर? और अगर फिर यही बात है कि पंजाब वालों को नून लीग की पार्टी है, इनकी मुखालफत पार्टी है, तो वो बस उन्होंने बनाई है, बड़ी गंदी बनाई है, सब्सिडी बनाई है। सिंध गवर्नमेंट उसके डर के मारे नहीं बना रही, तो सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल थक गए क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाई। तो ये तो एक पॉलिटिकल स्कोरिंग बात हो गई है, ये नहीं है ये। सर एहतजाज, इत्तेहाद भी अपोजिशन में नहीं रहा, एहतजाज भी नहीं रहा, एक तासुर दिया जा रहा है, कोई एनआरओ हुआ है, कोई डील हुई है। खान साहब का भी लहजा नरम, आप लोगों का भी लहजा नरम, और उस तरफ एहतजाज एहसन भी जो है ना ऐसी एनआरओ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मियां साहब की बात करें, क्या हुआ है? सर एहतजाज एहसन साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, और जो उन्होंने राय दी है वो उनकी ज़ाती राय होगी। वो जो वो आर्मी एक्ट के बारे में कह रहे हैं या नून लीग के बारे में उन्होंने कहा है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्लियर है सर। पीपल्स पार्टी जो भी हुकूमत के, फेडरल हुकूमत के गलत इक़दाम है उसको कंडेम करेंगे, उसको हम डेमोक्रेटिक वे से कंडेम करेंगे, अनडेमोक्रेटिक वे से कंडेम नहीं करेंगे, हम उसको डेमोक्रेटिक वे से कंडेम करेंगे। और आपने देखा कि जो भी है, हमने हमेशा बालादस्ती चाहिए पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट रहे, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, उस पर हम कायम हैं और हम इंशाल्लाह कायम रहेंगे। और सर क्या लग रहा है, एक तरफ तो मुखालफत थी, मुखालफत का सफर हिमायत तक जल्दी में तय हुआ। क्या हिमायत की है? सही सर ये हिमायत नहीं की, क्या? आप मना करते थे जब तक वजीर आजम चेंज नहीं होगा हम इस एक्ट की हिमायत नहीं करेंगे। किस एक्ट? ये कहा था आर्मी एक्ट की, अच्छा, अमेंडमेंट बिल की। अच्छा। फिर अचानक क्या हुआ? आर्मी एक्ट पे सर हमने ये मौक़िफ़ दिया था, आप सुन लें, मैं आपको अर्ज कर लूं, हमने ये मौक़िफ़ दिया था कि उसको सही तरीके से कमेटी से मंजूर किया जाए। हम पाकिस्तान आर्मी, हम अपने इदारों से नहीं करना चाहते तसन्नुम, हम अपने इदारों से नहीं, हम किसी इदारे के खिलाफ तो नहीं, हम तो पाकिस्तान आर्मी के हमेशा सपोर्टिव है। पाकिस्तान आर्मी ने तो हमेशा हमने हमेशा उनका, ज़रूर जनरल से हमारा झगड़ा रहा है, जो जनरल्स आए थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या अवाम को मौसला लगाए, जिन्होंने आइन तोड़ा, उनकी मुखालफत कल भी करते थे, उनकी मुखालफत आज भी करते हैं। लेकिन ये जो एक्ट है आर्मी एक्ट, उस आर्मी एक्ट का बिलावल साहब ने ये कहा कि उसका सही तरीके से हल किया जाए। लेकिन सिलेक्टर्स की बात, सिलेक्टेड की बात, आज उसको वोट देना क्या है? ये हमने कहा जमहूरी तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो हक जो है वो पार्लियामेंट को दिया। एहतजाज हसन ने कहा इस मुल्क के अंदर कभी सिविलियन बालादस्ती नहीं रही। एहतजाज हसन साहब बहुत हमारे मोअज़्ज़िज़ हैं, सीनियर हैं, ये उनका ज़ाती राय हो सकता है, और बालादस्ती जो है वो तो सर आपके सामने है कि रही है कि नहीं रही। सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क़यादत के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। उससे पहले एक साल गुजरा, कोई कानून साजी नहीं हुई, आगे फ्यूचर में क्या होगा? हुकूमत इसी तरह फ्लैक्सिबल रहेगी, इसी तरह कानून साजी रहेगी, इसी तरह मौक़िफ़ रहेगा, इसी तरह खान साहब ने जो यू टर्न लिया है नैब के ऊपर और नैब ऑर्डिनेंस जो तरमीम थी, इसी तरह माहौल रहेगा, मुफाहमत और एहतसाब एक साल चलता रहेगा इसी तरह। अच्छा इम्तियाज साहब, इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब ये असेंबली आई तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो ब्लैकमेल करते रहे, इजलास नहीं होने देते, पार्लियामेंट के जितनी जो प्रोसीडिंग्स होती थी उसमें हिस्सा नहीं लेते थे। बिलावल साहब कहते थे कि हिसाब किताब छोड़ो और हम जो हैं आइए हाथ मिलाएं और हम काम करें। जरदारी साहब कहते हैं कि पिछला छोड़ो और आगे चलें। मैं आज आपके कैटेगरीली आपके चैनल से व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के जो हमारी खिलाफ एक जिहाद है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा नारा था और ये इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होगी और इस पर अक्रॉस द बोर्ड होगी। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को जो मैं जानता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब विल हैव अ जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन एंड एंटी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव। ठीक है, दूसरी बात, जहाँ तक ये आपके आर्मी एक्ट की बात है और ये इसको कोई डील या ढील से देने की बात है, वो एक अलग है। आर्मी एक्ट जो थी 1900 आपके जो 70 साल से तो आपका जो कानून था वो खामोश था इस पे। हाँ।
अब एक चीज फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट से हुआ अच्छे तरीके से। फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पार्लियामेंट के कोर्ट में बॉल डाली, सारी पार्टीज ने मिलके एक मुत्तफिका तौर पे ये फैसला किया और आर्मी एक्ट पास हुआ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो आर्मी नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नहीं है, एक नेशनल इदारा है, तमाम पार्टियों का है। लेकिन जरदारी साहब का मौक़िफ़ सही नहीं था, एहसाब और मईशत एक साथ नहीं चलती, आप उसके ऊपर नहीं आए। नैब ऑर्डिनेंस पे भी मैं आता हूँ कि ये नैब ऑर्डिनेंस में दो चीजें ना क्लियरिफाई हुई हैं कि जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं और बिजनेस रिलेटेड वो एफबीआर का, क्योंकि उसका राइट फोरम जो है एफबीआर है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों कहते थे कि ये नैब काला कानून है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी मौका मिला, पीएमएलएन को भी मौका मिला, इन्होंने कभी नैब की जो है वो कानून को इन्होंने वो रिविजिट नहीं किया ना, इन्होंने चेंज करने का सोचा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये दोनों नैब के कानून से एक दूसरे को ब्लैकमेल करते थे। अब मैं जो नैब की जो ऑर्डिनेंस है उसमें हमने तमाम पार्टीज को इनवाइट किया है कि इसमें जो कानून में बेहतरी लाएं, कानून साजी करें, और अगर ये सारी पार्टीज मिलके एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं लेजिस्लेशन की तरफ से तो ये खुशाइन बात है। लेकिन इसको किसी भी तरीके से ये आप लिंक ना करें कि कोई एनआरओ कोई डील, किस तरह फिर उन्होंने सपोर्ट किया अभी पार्लियामेंट के अंदर? सर ये तो आप उन लोगों से पिछला छोड़ें, आगे चलें। सर ये तो आप उन लोगों से पूछें। नहीं, आप कह रहे थे ना असेंबली चलने नहीं देते। मैं आप उन लोगों से किस तरह किया? मैं आपसे सवाल करता हूं। सर मैं आपको बता रहा हूं ना, आप ये उन लोगों से पूछे, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना कि जो कहते थे वोट की इज्जत, एक निहत्ती लड़की, आप उनसे पूछें। अब वो एक कोई कहता है कि वो मरियम नवाज इसमें खुश नहीं है, कोई कहते हैं कि ये लीडरशिप का फैसला है, पीपल्स पार्टी कहते हैं नून लीग है ना जल्दी कर गई, हमको एतमाद में नहीं ली। मैं तो पहले दिन से कहता था कि ऑपोजिशन जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है, और उन लोगों से भी पूछे को जो दिसंबर में कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे -1 हो जाएगा, -1 तो नहीं हुआ, मुझे लगता है कराची में टेम्परेचर -1 हो जाएगा। हाँ, सर क्या करें, कंफ्यूज है एक तरफ तो ये, और दूसरी बात हम केसेस से पीछे नहीं हटेंगे, एहसाब से पीछे नहीं हटेंगे। दो चीजें आपके सामने सर। शाह साहब देखें सर, मैं बड़ा ही छोटा सा अर्ज करना चाहूंगा कि पहली बात तो बिलावल साहब ने ये कभी नहीं कहा कि केस छोड़ दें और पुराने बात केसों को छोड़े और आगे बात करें। जरदारी साहब ने ये स्पीच की थी, उन्होंने कहा कि आए मईशत पे बात करते हैं, जो आपको करना है वो आप करें, लेकिन जो मईशत पाकिस्तान की डूब रही है उस पे आके बैठ के बात करते हैं, आप बात करें, पार्लियामेंट को स्ट्रांग करें। उन्होंने कहा नैब को यहां बुलाएं। अकाउंटेबिलिटी की मेरे भाई बात कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो सब पे होनी चाहिए ना, हलीमा बाजी भी होना चाहिए, जहांगीर तरीन पे होनी चाहिए, अपना जो जितने इन वजीर मुशीर बैठे हुए हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे पीटीआई के हैं पंजाब के, अलीम खान साहब, उस पर फिर होनी चाहिए, फिर सब पे होनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर का ये मौक़िफ़ है फिर तो सबसे पहले घर से स्टार्ट करें। मैं बगैर नॉन रेजिडेंशियल एरिया के घर में कैसे रह रहा हूँ, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस कैसे बना रहा हूँ, नहीं बना सकते आप, ठीक है। अगर अकाउंटेबिलिटी का आपको इतना है, जो आप पुराने डिपार्टमेंट्स में जिस एमक्यूएम के बारे में आप इतना बुरा भला कहा करते थे, आप एमक्यूएम से अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं शुरू कर रहे, क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? सिर्फ विक्टिमाइजेशन आपको करनी है, सिर्फ आपको ये करना है कि बिलावल भुट्टो साहब जलसा ना करें, 27 दिसंबर का अपनी माँ की बरसी का वो जलसा ना करें, नहीं तो उनको नैब का नोटिस आ रहा है, उनको नोटिस बुलाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, फला हाजिरी को हाजिर हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अकाउंटेबिलिटी अगर हो तो सब पे हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे इनको बिल्कुल सपोर्ट। लेकिन पीछे क्यों हटी है अपोजिशन? वो तकारीर, वो जलसे जुलूस, वो डेडलाइन देना नहीं छोड़ेंगे, दिसंबर में जनवरी में हुकूमत जा रही है, वो चीजें कहां चली गई सर? वो सब चीजें सॉफ्ट कहां पड़ गए आप? बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। हम अगर सॉफ्ट पढ़ रहे हैं सर तो हम सॉफ्ट पढ़ रहे हैं। अब बयानिया क्या होगा? पाकिस्तान के हक में, कोई पाकिस्तान की बात है, ये आर्मी एक्ट हमारा पाकिस्तान का हक था। क्या जमानतें और इलाज के लिए बाहर जाना ये रिलीफ है? सही, हम तो नहीं गए ना, हम इलाज के लिए बाहर गए, इलाज जमानतें तो हुई है ना। ये तो फरियाल टालपुर साहिबा को नहीं, ये तो तासुर ये मुल्क के अंदर ये तासुर दिया जा रहा है सर, ये तासुर गलत दिया जा रहा है। हाँ। आप देखें कि उनको आधी रात को किस तरह ले गए हॉस्पिटल से, जेल में डाला गया। ये अगर देखें, आपको एहतसाब करना है, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा अजीम हूं, मदीना रियासत है, तो घर से स्टार्ट करें।
आप हमारे मुंह, आम पब्लिक के मुंह सबके बंद कर देना। भाई मैंने पहला केस अलीमा बाजी को ये कर दे, उसके बाद भाई जहांगीर तरीन जब एक नाअहल है, कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, वो कैसे मिनिस्टर्स की फेडरल कैबिनेट की मीटिंग कैसे चला रहा है, कैसे बैठ रहे हैं वो। अब देखें, बात यह है कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दें, आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीके से करें। और हमारा मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट को स्ट्रांग किया जाए, और ये हमारे भाई हैं, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं होती, इनके ऊपर है, तो आपके ऊपर भी तो है पार्लियामेंट को चलाने के लिए। हमने पार्लियामेंट नए साल के अंदर जिस तरह हुआ है, इसको तो अप्रिशिएट किया जा रहा है आप सबको। हम तो सर पार्लियामेंट के हक में, हम तो जमहूरियत के हक में। लेकिन वो कहते हैं कि आप एहतसाब नहीं चाहते, आप दबाव डालना चाहते हैं। हम एहतसाब चाहते हैं कि हो, लेकिन हम चाहते हैं कि सब पे हो और एहतसाब हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो। ये ना हो कि भाई ये उस पार्टी का है तो पकड़ लो, हमारा वो पीटीआई का वो पहन लिया तो ये बिल्कुल दूध का धुला हुआ है। सर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो, एहसाब सबका अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये जो बातें करते हैं, मैं इनको कहूँगा कि ये वो जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ लें फेक अकाउंट केसेस की, कि किस तरह उसमें जो आसिफ जरदारी का नेक्सस इन्वॉल्व है, किस तरह ओमनी ग्रुप का जो पूरा ग्रुप है इन्वॉल्व है, किस तरह मुराद अली शाह साहब ने जो है अपनी अथॉरिटी यूज़ करके, चाहे वो ठट्टा सीमेंट का केस हो या सिंध बैंक को डिबोने का केस हो या जितने भी मेगा फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं, उसमें मुराद अली शाह साहब का क्या रोल है, वो आप जेआईटी में पढ़ लें, वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह अरबों रुपए की घपले हुए, और ये जो सिंध का डेवलपमेंट का जो फंड है वो किस तरह ओमनी ग्रुप में गया। बात ये इन्होंने की कि अकाउंटेबिलिटी, और है ना इन्होंने बात की अलीमा खान की। मैं इनको बता दूं कि अलीमा खान का जो था वो जुर्माना देकर मेरी पूरी बात सुन लेना, जान छुड़ाई। मेरी पूरी बात सुन लेना। हाँ। वो एफबीआर रिलेटेड इशू था, लेकिन जुर्माना तो दिया ना उन्होंने। अलीमा खान कभी भी पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं रही, कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। एमनेस्टी स्कीम तो मेरी बात सुने, वो ना पीटीआई की कभी कारकुन रही, मैंने मान लिया, मैंने तो हाँ किया, ठीक है। आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं? इमरान खान साहब जो है वो वाहिद सर्टिफाइड सादिक अमीन बाय सुप्रीम कोर्ट, जहांगीर तरीन उन्होंने मैं उस पे भी आ रहा हूं ना। हाँ। और उन्होंने अपनी 1972 से लेके आज तक की जो कमाई थी वो उसके मनी ट्रेल दिया। उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने लंदन का फ्लैट खरीदा, किस तरह उन्होंने बेचा, और वो पैसा किस तरह पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आया। ठीक है, आज तक नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी ने मनी ट्रेल नहीं दिया कि किस तरह लंदन के अपार्टमेंट्स और स्टील मिल्स बनाई गई। ये और फिर वो कहते हैं कि हमें तो अकामे के केस पे है ना नाहल किया गया। आप बताएं, वो एक भाई बोलता है मेरे वालिद साहब बड़े अमीर थे, और एक कहते हैं कि मेरे वालिद साहब बड़े गरीब आदमी थे। एक चीज सवाल करूं, इसीएल से आप नाम निकालेंगे सर? मरियम नवाज का नहीं होता। क्यों निकालेंगे? ना मैं पूछ रहा हूं, क्यों निकालें? क्यों जाएंगी बात? नहीं, वो है ना, वो लोग पूछते हैं कि परवेज मुशर्रफ के केस के ऊपर क्या करेंगे? मैं थोड़ा ये थोड़ी उलझन है, थोड़ी उलझन कोई नहीं। पहले मैं मरियम नवाज का दे दूं, फिर उसका भी जवाब दूंगा। दे। लोग पूछते हैं कि वहाँ वालिद साहब बीमार हैं, क्या करेंगे? तो मैं उन लोग से पूछता हूँ कि जब अम्मा जी बीमार थी, बेगम कुलसुम साहिबा बीमार थी, तो इधर इलेक्शन लड़ रही थी। तो वो और वो उनके 2 बेटे हैं, उनका वो देख लेंगे कि वो मरियम नवाज ने बड़ी कर ली अपने बाप की है ना खिदमत, और है ना वो 2 बेटे हैं, और वो आप दोनों एब्सकॉन्डर हैं, और 6 हफ्ते पता नहीं 4 हफ्ते। इमरान खान साहब ने क्या करा? जब तक पैसे नहीं लेंगे नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं भेजने देंगे। फिर क्या हुआ? सर पैसे की बात नहीं है, पैसे भी आएंगे। कहां हुआ? कुछ मेरी बात नहीं हुआ, सुन ले। 1 रुपया नहीं आया। मेरी बात सुन ले, एक चीज नहीं आई आपकी। नवाज शरीफ साहब की जो हालत थी वो आप सब कौम के सामने थी कि हर थोड़ी देर में उनके जो क्लच प्लेट थे वो ढीले हो गए, रोते फिर रहे थे आप। मैं दुआ करता हूं कि जो इनके जो ये 4 हफ्ते की या 6 हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट से ये इन्होंने इजाजत लेके गए, सुप्रीम कोर्ट से लेके गए थे, इजाजत लेके गए थे। मैं उम्मीद करता हूं आप भी दुआ करें कि वो जल्दी से, वो जब मेरी बात सुने ना जल्दी, सर सब बताता हूं ना सर, कि वो है ना अपनी जल्द से उनके सेहतियाबी आए, पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है अभी वो जो है मुजरिम है, सजा याफ्ता है, और वो उनको अपनी सजा करनी चाहिए। सर क्या लग रहा है हुकूमत को? आपको लग रहा है कि हर कोई फ्रंट खोला भी हुआ है, हुकूमत मुफाहमत भी चाहती है, मसाइल हल भी चाहती है? किस तरफ हुकूमत को देख रहे हैं? सर कंफ्यूज हुए हैं, टीम नाअहल है, और जो मेरे भाई ने भी कहा कि
नवाज शरीफ को हमें छोड़ना पड़ा, ये करना, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि इन्होंने छोड़ा? तो मैंने ये नहीं बोला छोड़ा, वो ह्यूमैनिटी बेसिस पे गए। खोसा साहब ने कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने कल तक ये कह रहे थे कि कोर्ट ने छोड़ा है, हम तो कहते जांच कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए सर, ये एक इसको मानना पड़ेगा हम सबको कि ये चल नहीं रहा, इनसे सिस्टम जो है मुल्क नहीं चल रहा। और मुल्क चल नहीं रहा, मुल्क पे हर महाज खोल बैठे हुए हैं और अब ये कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए कभी कोई महाज खोल दे रहे हैं, कभी किसका बात, कभी अब देखें ना, ये गैस का मसला आप देख लें कि कल तक ये सारा इल्जाम सिंध गवर्नमेंट को दे रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट है। आज मेरे भाई ऐसे मेरे भाइयों को ये वजीर बनाए फेडरल, इनको पता हो, ताकि ये जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई वाकई हमारी गलती है, हमें करना चाहिए, हम इसको हल करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, बिलाल साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। एहसाब सबका होना चाहिए। क्या हमारे मुल्क में सबका एहसाब हुआ है? इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुए, पार्लियामेंट फाल होनी चाहिए। जब तक अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं होगी, साल के शुरू में ही बेहतर पार्लियामेंट, अवामी कानून साजी हुई है, आगे भी यही होना चाहिए। मुल्क के अंदर अवामी मसाइल, अवाम के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। जिम्मेदारी हुकूमत की है, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो। जो उनकी डोमेन है वो मसाइल हल करें, जो सिंध गवर्नमेंट की डोमेन है वो मसाइल हल करें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।